जब भी बीजेपी अक्सरियत में आने वाली होती है या आती है तो एक खौफ, एक डर, एक माहौल बना दिया जाता है कि अब बीजेपी आ रही है तो मुसलमानों का क्या होगा, घर में घुसकर मारा तो नहीं जाएगा, या फिर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की जो तमाम घटनाएं बढ़ जाती है उसको लेकर यह कहा जाता है कि देखिएगा मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब जब बीजेपी आती है बाकी और जगहों पर भी जब जब और भी अगर हुकूमत आई है उस टाइम पर भी हुआ है। हाँ, ये बात और है कि इसकी मजम्मत जो है खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बार की है और सख्त मजम्मत इसकी सख्त लहजे में, सख्त अल्फाज में की है। तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे फिरोज साहब कि मुसलमानों को जब डरा दिया जाता है, खौफ इतना ज़्यादा पैदा उनके अंदर कर दिया जाता है, क्या अब का मुसलमान ये समझने लगा है कि भाई अभी तक हमको इस बारे में बहकाया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, अब कम से कम बीजेपी को जाकर तो बीजेपी के अंदर जाकर देखे, समझ कर देखे कि आखिर बीजेपी है क्या, और शायद यही वजह है कि लोग बीजेपी की तरफ मुतासिर हो रहे हैं, उसकी तरफ खींचे चला रहे हैं। या शहबाज साहब, बिल्कुल आपने सही बात को समझा। देखिए क्या है, मुस्लिम कौम वो कौम है जो किसी से नहीं डरती और डरना भी नहीं चाहिए जी। मुसलमान ना कांग्रेस से डरता है, ना आरएसएस से, ना मोदी से, ना सोनिया से, ना मुलायम, ना किसी से। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। और वो क्यों डरे? कोई गलत काम तो करता नहीं है, लॉ अबाइडिंग लोग हैं मुसलमान। तो ये कहना, देखिए जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस क्यों गई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, क्यों चली गई लोगों के पास से? क्योंकि कांग्रेस सही तरीके, हालांकि सबसे पुरानी पार्टी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये लोग अपने लीडर्स के रास्ते से भटक गए। जो रास्ता इनको महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, पूरी सीरीज है बड़े लीडर्स की, उस रास्ते से भटक करके ये पावर के रास्ते पे आ गए। और जब उस रास्ते पे आ गए फिर उसमें क्या हुआ, कुछ 2-3 फैमिलीज ऐसी हो गई जिन्होंने जो है सत्ता को हथिया लिया, ठीक है। और उसमें वो ज्यादातर वो लोग थे जिनको ये पता नहीं था, जैसे मोदी तो गरीब खानदान से आए हैं और आज उनके खानदान का हर फर्द, वो कोई रॉयल नहीं है, छोटी छोटी नौकरियां करके ईमानदारी से अपना गुजारा कर रहे हैं। मोदी चाहते तो अपने रिश्तेदारों को कहां पहुंचा देते। आप ये देखिए, चाहे वो गांधी फैमिली हो, चाहे वो मुलायम सिंह की फैमिली हो, मुलायम सिंह का जो दूसरा साहबजादे हैं वो 5 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं। तो ये चीजें छुपती नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। एक चीज और बताऊं, अभी बात आई थी, प्रोफेसर साहब ने कहा था कि सशक्तिकरण बिना तुष्टिकरण, यानी एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। मोदी ने यही किया है। गुजरात में उन्होंने एक छोटा सा काम किया था कि उनके पास कुछ पतंग वाले गए जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, तो उनके जाते ही वजीर आजम ने उनको 50 करोड़ का उसकी हेल्प कर दी। अच्छा, पतंग की इंडस्ट्री में ज्यादातर मुसलमान लोग हैं, वो चाहते तो ये कह सकते थे कि मैंने मुसलमानों को 50 करोड़ रुपया दिया पतंग इंडस्ट्री को, वो इससे अपना वोट बैंक क्रिएट कर सकते थे। लेकिन जो वजीर आजम या जो आजकल आरएसएस है या भाजपा वाले हैं, ये इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि किसी खास फिरके को लेके कहें कि हमने आपकी मदद की है, कि जी दलित आपकी मदद की है, ब्राह्मण आपकी मदद की है। रोड बनती है, सबके लिए बनती है, उसमें ब्राह्मण भी जाता है, दलित भी जाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं, ठीक है। पानी का कहीं अगर लाइन जाती है, सबको उसकी फैसिलिटी मिलती है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके दिल को जीतना, ये जो आर्ट है ये मोदी ने जो है लिया है। और मैं समझता हूं जिस तरह का उनका टोन, टेक्सचर और टेन्योर है उनकी तकारीर का, सीधी दिल में उनकी बातें उतर जाती हैं। अच्छा, वो तो चलिए ठीक है, तकरीर तक की बात ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्शन भी उन्होंने करके दिखाया है। खामोश वोट पड़ा है मोदी को, जो इतना वोट पड़ा है, 305 सीटें आई हैं, लोग बोले नहीं है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई है, इसलिए कि इन्होंने छोटे छोटे घर बनाए और इसमें एक चीज और टॉयलेट्स बनाए हैं और गैस दी है, सारी चीजें दी हैं। अगर गैस के वहां लाल लाल जो डब्बे तो पड़े, चाहे गैस डालने का पैसा नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने 60 साल हिंदुस्तान पर राज किया और गरीबों का उन्होंने इस्तेसाल किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मोदी ने एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, जो गरीबों की पॉलिटिक्स है, जिसमें सबको उन्होंने इंक्लूड किया है। अमीर गरीब भी नहीं कहते, वो कहते हैं गरीब तो ठीक है, अमीर की जगह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो गरीबों का साथ दे सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्त भाषा, ऐसी जबरदस्त जबान मैंने तो पहले ना सब्सिडी छुड़वाई, ना इंदिरा गांधी की सुनी, ना राजीव जी की, और ना ही मैं बड़ी इज्जत से नाम लेना चाहूंगा, जिससे पहले
जो हमारे अटल बिहारी थे, पोएट थे, लेकिन जो जिस तरह की जबान जो लोगों के सीधे दिल में उतर जाती है मोदी जी की, मेरे लिए तो एक नई चीज है ये। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर विशाल साहब, अब ट्रिपल तलाक का जिस तरीके से यासिर साहब बता रहे थे कि ये मुद्दा बहुत उठाया गया था और ये कहा गया था कि मुसलमानों के जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें दखलंदाजी की जा रही है, लेकिन मुसलमान जो ख्वातीन हैं उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया और बम्पर वोट दिया है। और साथ में हमने अपने नाज़रीन को बाइट्स भी सुनाई हैं कि वो कितनी खुश उससे नजर आ रही है, क्योंकि इस्लाम के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो कहीं से कहीं तक इसका वास्ता नहीं है। क्या लगता है कि अब मुसलमान को भी, अक़लियतों को ये समझ में आने लगा है कि आप जितने भी इश्यूज बनाए जाते हैं वो सिर्फ डराने और धमकाने के लिए और ताकि लोग जो है उनका सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाए? देखिए सहवाज भाई कि अब धीरे धीरे समय के साथ साथ जो हमारी मुस्लिम आबादी है उसमें भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिफोर फ्रीडम, अपने आज़ादी के दौरान ये सर सैयद अहमद खान से भी पहले एक अब्दुल लतीफ साहब हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में एक साइंटिफिक एंड लिटरेरी सोसाइटी बनाई थी कि ताकि मुस्लिमों को लिटरेट किया जाए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि दे वर इलिटरेट, कि वो अशिक्षित थे। अब्दुल लतीफ साहब ने सबसे पहले साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी बनाकर मुस्लिमों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिसे कलकत्ता आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है जी। वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा ट्रांसलेशन सोसाइटी बनाई और उस ट्रांसलेशन सोसाइटी का काम था कि अंग्रेजी की जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उसका उर्दू में ट्रांसलेट करके मुस्लिमों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया जाए। चीजें धीरे धीरे बढ़ी। आज ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि तब के मामले में, तब के संदर्भ में आज मुस्लिम समुदाय हमारा काफी पढ़ा लिखा हो चुका है। उसे अपने सही और गलत की जानकारी है। वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत, कौन बहकावे में ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है। ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा जो कि इस्लाम में जिस तरीके से उसका जब बिल लाया गया तो कुछ लोग आगे बढ़कर उसको अपोज किए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही धारणा थी कि ये कौन होते हैं हमारे धर्म में सुधार लाने वाले। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था ना, सती प्रथा को जब एबॉलिश किया गया, जिसके लिए आपको मालूम होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, तो हिंदू रिलीजन में से ही कुछ गुट निकल कर आए, जिसमें राधाकांत देव हुआ करते थे, जिन्होंने आगरा में धर्म सभा की स्थापना की। वो इसलिए नहीं विरोध कर रहे थे कि सती प्रथा आप एबॉलिश कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि आप क्यों एबॉलिश कर रहे हैं, ये मेरा धर्म का मामला है, इसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से ये जो मुस्लिम समुदाय के तथाकथित नेता निकल कर आए और कुछ पार्टियों से समर्थन मिला कि आप कौन होते हैं सुधार करने वाले, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इन सब के पीछे सवाल में जानते हैं क्या है? हमें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे भी गौर करना चाहिए। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ना तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और ना ही रिलीजियस टीचिंग दी जाती है। हम रिलीजियस टीचिंग तो नहीं दे सकते क्योंकि संविधान में वर्जित है, कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन हम कम से कम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हैं। उससे क्या होगा? हर धर्म का बच्चा हर धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत एटलीस्ट समझेगा और एक क्रिटिकल एनालिसिस बचपन से ही डेवलप करेगा। जो ये गलत धारणा है वो कम से कम नहीं आ पाएगी। ये गलत धारणा बनाई जाती है तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा, ये गलत धारणा नहीं पनपेगी और उसके अंदर क्रिटिकल आलोचनात्मक व्यू डेवलप होगा इवन अपने धर्म के भी प्रति। जो सकारात्मक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उन्हें वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। बिल्कुल। जो ऑब्सोलीट चीजें हो चुकी हैं, जिनका कोई तवज्जो नहीं है, उनको डिस्कार्ड करेगा। तो इससे होगा क्या कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण डेवलप होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात कही है। लेकिन यासिर साहब, अब सवाल यहां पर एक चीज और मैं उठाना चाहूंगा कि ये बात तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कह दी है और सीधा संदेश उन्होंने दे दिया, पैगाम दे दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा और भरोसा हमें जीतना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि आप जैसे जितने भी लीडरान हैं बीजेपी के या फिर कार्यकर्ता है, कारकुनान हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई आप लोगों के पास जाए, डोर टू डोर जाए, कैंपेनिंग करें। किस तरीके से आपकी जो आगे की पॉलिसी होगी कि ताकि आप खासतौर पर अक़लियतों को और मुसलमानों को अपनी तरफ खींच सके और बता सके कि भाई बीजेपी जो है वो आपके लिए कुछ गलत चीज नहीं है, आप आइए और बीजेपी को ज्वाइन कीजिए। देखिए, ये तो बहुत पहले से मैंने जिन हमारे नेताओं के नाम लिए वो उन लोगों ने भी किया, लेकिन कुछ संकुचित और
कुंठित मानसिकता के समाज के लोग, और खास करके मुझे बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो सहाफी बिरादरी के कुछ लोग हैं वो एक गलत अवधारणा समाज के अंदर में पेश करते हैं बार बार जब हम समझाने जाते हैं। जब हमने समझाने की कोशिश करी, मैं फॉर एग्जांपल एक ओखला जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, जब वहां पे हमने पहले रोजे के दिन रोजा इफ्तार किया और संघ के सबसे कद्दावर नेता माननीय इंद्रेश कुमार को बुलाया, तो कुछ कुंठित और संकुचित मानसिकता के लोग विरोध पे आ गए। उस विरोध का ये फायदा हुआ इस चुनाव में कि 57,170 वोट ओखला विधानसभा से आया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप उन लोगों के ऊपर वहीं के लोगों ने जोरदार तमाचा मारा है। तो जब तक इन लोगों के अंदर सुधार नहीं, हम क्या काम करते हैं, हम शिक्षा को लेके उन जगहों पे जाते हैं, कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के। हम चाहते हैं कि वहां के बच्चे अच्छी शिक्षा उन्हें हासिल हो। हम चाहते हैं कि वहां के बच्चों में जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक मामला जो है वो दिल्ली के इलाकों में है, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि इसलिए उसे अब तक खत्म नहीं किया गया क्योंकि हम या तो कांग्रेस के चक्कर में रहे, कांग्रेस के बाद हम रीजनल दल के कुछ नेताओं ने हमें बेवकूफ बनाया। जैसे हमने देखा इसी दिल्ली में 67 सीटें लेके अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सत्ता में आ जाते हैं और मुसलमान उनके साथ पागलों की तरह चला जाता है और मुसलमानों के लिए यह कह दिया जाता है कि ये वही कौम है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जैसा आदमी जो मुसलमानों के वोट से चुनाव जीत के आता है, वो ट्वीट करता है कि ये एक फिलिस्तीन के छोटे से बच्चे को अपने ट्विटर पे दिखाता है, अपनी छोटी सी बहन को वो सेव करते हुए उस बमबारी और गोला बारूद से, कि वही कौम जो बर्बाद हो रही है उसका मुख्य रीजन ये है। तो मुसलमान उससे नहीं पूछता है। अभी आने वाले 3 दिन के बाद इफ्तार की पार्टी देगी, मुसलमान भेड़ चाल की तरह उसके साथ पहुंच जाएगा और लूट मार खा के उस इफ्तार को करेगा। मुझे बहुत इस वक्त जलालत, यही चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि आप इसको कैसे मुसलमान अपनी सोच को कब बदले। मुसलमानों नहीं, सुन लीजिए, आप जो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त 17 राज्यों में 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बाकी बचे हुए राज्यों में 45% से लेकर 56% का वोट आया। आपको लगता है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? मुसलमानों ने झूम के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। फिरोज बख्श साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट मैंने देखा था कि एक हाथ में मुसलमान का कुरान होना चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए। ये बहुत एक अच्छी सोच है कि भाई आप अपना रिलीजन की तरफ भी चलते रहिएगा और एक वक्त के साथ साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे भी बढ़ते रहिए, ताकि आपके जो रिलीजन है उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आए और जो आपका जो हिंदुस्तान है वो भी आगे बढ़े। देखिए शहबाज साहब, ऐसा है जो आपने बात कही है, ये बात मोदी जी ने एक मुस्लिम एक गैदरिंग की थी अपने घर के ऊपर और वहां पे बहुत से लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, क्लेरिक्स को बुलाया था। वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने इस बात को पकड़ लिया और ये बहुत अच्छा उनकी सोच है। और इसके अलावा मैं ये भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो उनका टोन और टेन्योर है वो हर आदमी के दिल में जा रहा है, मुसलमान के दिल में भी जा रहा है। और मैं एक बात ये बताऊं, ग्रास रूट से जुड़े हुए आदमी हैं और कई मुस्लिम लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने खाली एक ईमेल डाली, एक अपॉइंटमेंट करके ईमेल है पीएमओ की, उस पे उन्होंने, मोदी जी ने उनको बुला लिया। तो सिंपल आदमी है। और जहां तक मुस्लिम यानी प्रोग्रेस की बात है, अब मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुस्लिम जितने भी इदारे हैं वो और भी अच्छे आगे जाएंगे, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी हो, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो। उस पर भी उन्होंने मुझसे कहा था, एक बार मुलाकात हुई थी, कि आप वहां जाइए और आप वहां बढ़िया काम कीजिए और देखिए किस तरह से मामला चल रहे हैं। और अलावा इसके मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुस्लिम इशूज आज के दौर में कुछ नहीं है। मुझे बताइए क्या इशूज हैं? यासिर बैठे हैं, मुझे बताइए तालीम कोई इशू है? आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई इशू है? ईद बकरीद नहीं मना सकते, कोई इशू है? रोजे नहीं रख सकते, कोई इशूज है? आपके मोहल्ले में कहीं आपको कोई पाबंदियां लगाई जा रही हैं? मुस्लिम इशू कोई नहीं है। अब यह है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि मोदी की खासियत यह है कि ये शख्स जो कहता है उस एक्ट जरूर करता है, यानी ये वो बात प्रीच नहीं करते जिसपे प्रैक्टिस ना करें। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह हिंदुस्तान जो है एक विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी के मदद से, और इसमें मुसलमान भी बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, एक नोस्ट्राडामुस ने जो है कुछ पेशन गोइयां की थी हिंदुस्तान के ताल्लुक से, उसने पेशन गोई की थी और सैकड़ों साल पहले कि 2014 में डेट मेंशन की थी, ये उनकी खासियत है। 2014 में इस खित्ते में
एक आदमी आएगा, नाम तो जाहिर सी बात है नहीं किसी को पता, और वो यहाँ पर आकर तहजीब को, हिंदुस्तानियत को लेकर आगे बढ़ेगा और वो काफी दिन राज करेगा। तो यहाँ तक तो ये पेशन गोई अच्छी खासी उनकी सही चल रही है। अब हमें पता चल गया कि ये शख्स मोदी है, सबको साथ लेके चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और मेरा ख्याल यह है कि मुस्लिम्स आर वेरी सेफ इन द हैंड्स ऑफ मोदी, और किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। खामा-खाई कुछ लोगों ने जिनको आदत है अपने नीचे गद्दी रखने की, जिनको आदत है पावर की, उन्होंने एक ये खामा-खाई का परसेप्शन बना दिया है मुसलमान डर रहा है। अरे भाई काय का डर है? किसी चीज का डर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बड़े आराम से मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है। फिर रीइटरेट करूंगा अपनी बात को, जो पहले मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि मुसलमान को हिंदुस्तान में हर चीज की आजादी है। और कई लोग कहते हैं कि अरे अब ये मोदी जी आ गए, पता नहीं क्या करें, हमारे इदारों को बंद कर दें, हमारी ग्रांट रोक दें। कुछ नहीं, ऐसा करना होता पिछले 5 साल में हो जाता। बल्कि मैं कहूंगा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने मुझे बताया, उन्होंने कोई कोचिंग दी थी कुछ बच्चों को, उसमें से यानी जितने बच्चों को उन्होंने कोचिंग दी सारे बच्चे IAS कर गए। तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, और अकेलियतों के लिए जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके अंदर किसी में नफी नहीं हुई है, बल्कि इजाफा ही हुआ है। लेकिन विशाल साहब, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि जितनी भी स्कीम है उसके अंदर भी इजाफा करने की कोशिश की जाएगी वजीर आजम की तरफ से, और क्योंकि अब एक ज्यादा भरोसा जताया गया है तो उस भरोसे को भी कायम रखना होगा। क्या मोदी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज इसे आप मान रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं प्रतीत होता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जब आपके पास पूरा मैंडेट होता है तो आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं जी। ऐसे में ये जो नई सरकार है, मोदी सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का रिलीजियस वायलेंस ना होने पाए, किसी भी प्रकार की जो है मनमुटाव का माहौल ना बनने पाए, सबको जस्टिस मिले, जस्टिस फॉर ऑल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जी। और दूसरी बात ये भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि केवल जस्टिस मिलने की बात नहीं है, जस्टिस मिले, जस्टिस मिल रहा है ये भी दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई हल्की सी भी कोताही नहीं है कि इस नई सरकार के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। हाँ, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटीज एक्सट्रीमिस्ट है ना, कभी कभी क्या होता है कि वो उनके भी अपने आउटर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो अपने दायरे के बाहर चले जाते हैं, उनको भी थोड़ा नियंत्रण में रखना जरूरी होगा कि ताकि एक सौहार्द का वातावरण बना रहे और चीजें आगे मूव करती रहें और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो। यही शहबाज, बड़ी अच्छी बात कही प्रोफेसर ने। जी। देखिए क्या है, ये जो उन्होंने बात कही है कि भाई जो एक्सट्रीमिज्म कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए मोदी ने जो बात कही है मेक इन इंडिया की, कहीं ना कहीं बीच में पिछले 4 सालों में हमें ऐसा महसूस होता रहा है कि जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के कुछ हिस्सों से ऐसी आवाज आती है जो हमें लगता है कि ब्रेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ आवाजें उठी, तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। और मैं समझता हूं कि मोदी ने जो कल ऐलान किया है, अब वो सारे लोग सतर्क हो गए होंगे और माइनॉरिटीज और मुसलमानों के खिलाफ अब उस तरह का टोन और टेन्योर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तब हमारा मुल्क एक जन्नतुल फिरदौस की निशानी बनेगा। हाँ, ये बात जो उन्होंने कही ना, मतलब वो जो निकल के आ रहा है सार उनका कि जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं। ये बात अपने आप में शहबाज जी बहुत ही वाटरशेड है इस 21वीं शताब्दी के इस नए लोकतंत्र के लिए। ठीक है, लेकिन यासिर साहब, अब क्योंकि हुब्बुल वतनी को लेकर तमाम मुद्दे उठाए जाते थे, मुसलमान को बार बार ये कहा जाता है कि आप हुब्बुल वतन नहीं हो, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात भी साफ कर दी कि मुसलमान से बड़ा कोई हुब्बुल वतन नहीं हो सकता, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त जो है मुसलमान भी है। ऐसे कोई बात नहीं है कि बहुत से लोग कह देते हैं कि उनकी जो राष्ट्रभक्ति पर, हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठा दिए जाते थे। अब क्या इसके लिए बार बार लोग जो है अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम जो कारकुनान हैं या फिर कोई छुटपुट जो नेता होते हैं या लीडरान होते हैं, वो इस तरह की चीजें कर देते हैं जिससे पार्टी को भी कहीं ना कहीं परेशानी के अंदर डाल देते हैं? इस बात का जिद खुद वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि अपनी जुबान पर भी जो है जितने भी नए नए सांसद चुन कर आए हैं, MP चुन कर आए हैं, उनको उसके ऊपर लगाम रखनी पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट बात करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो हमारे कानून के रखवाले हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। आपको पीछे याद होगा कि विज्ञान भवन में जो सबसे बड़ा RSS का इजलास 3 दिन का हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ी बात आदरणीय मोहन भागवत ने क्या कही थी? उन्होंने कहा था हिंदू और हिंदुस्तान, मुसलमान बिना अधूरा है। उसके बाद सारी बात
खत्म हो जाती है। काउ विजिलेंट और जितने भी इस तरह के गौरक्षक जो गुंडों की बात आई थी, उसको लेके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, ये भी हिंदुस्तान के जनमानस ने देखा था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इस तरह की चीजों पे चर्चा करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन हमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे 2 दिन पहले जो गुड़गांव का मामला आया था, उसमें किस तरीके से हंगामा मीडिया के अंदर, जो सो कॉल्ड बैठे हुए अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्हें फौरन याद आ जाता है कि हमें इंडिया गेट वाली जो मोमबत्ती गैंग है वो तैयार खड़ी रहती है, लेकिन वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करती। आज जब सीसीटीवी कैमरे के द्वारा वहां का एग्जैक्टली सारी चीजें सामने आई हैं, तो मुझे लगता है केस का पूरा रुख बदल गया। और फिर हम जब चर्चा करें, जब केरला के अंदर भी कोई हिंदू कार्यकर्ता मारा जाता है तो उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। बंगाल के अंदर जब कोई हिंदू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मारा जाता है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, या वहां के जो गुंडे हैं जो इस तरह का सौहार्द, भाईचारा, इत्तेहाद, अखलाक हिंदुस्तान का बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं, हमें उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये सरकार जो, देखिए पहले क्या नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब प्रधानमंत्री जी ने एक और लाइन जोड़ दिया, सबका विश्वास। और उन्होंने एक जो नारा NARA दिया है, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन की बात कही है, उसमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। उसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। हमें अब यह सोचना है कि मुसलमान भाइयों को, देखिए मुसलमान बहुत ताकतवर है और अभी से नहीं है। मुसलमान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति में, इस जो साझी संस्कृति का हिंदुस्तान रहा है 5000 साल से, जो सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा एक केंद्र है हिंदुस्तान, जिसमें उनका प्यार, उनका मोहब्बत हमेशा देखने को मिला। और जब से यहां मुसलमान 800-900 साल पहले से जो मुसलमानों का यहां पे आना शुरू हुआ है, मुसलमान यहां बढ़ने लगे, तब से उनके साथ एक सांझी विरासत की तरह हमारी भारतीय संस्कृति चल रही है। और कब बड़े बड़े लोग, आप मुगल आए, पता नहीं कौन कौन से लोग आए और यहां से चले गए, लेकिन ये संस्कृति कभी नहीं मिटी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी, उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद भी बहुत, आप 60s के बाद से लेके और 1984 से लेके 92 से लेके और 2012-13 में जो मुजफ्फरनगर कैराना का जो दंगा हुआ था, वो सब हजारों दंगों का इतिहास इस भारत में है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सांझी विरासत, हमारा इत्तेहाद, हमारा प्यार, हमारा अखलाक बरकरार रहा है। बिल्कुल, ये आज भी मैं बताऊं, आज भी रोजे के अंदर मुझे 2 दिन पहले एक खबर मिली कि किसी हिंदू ख्वातीन के लिए मुस्लिम नौजवान ने अपना खून दे के, रोजा तोड़ के उनकी जान बचाई। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारे और यकीन मानिए, जो वजीर आज़म ने हमारे छल के अंदर छेद करने की बात कही है ना, वो इसी तर्ज पे कहा है कि वो जो छल हुआ है इतने सालों से, हम उसमें छेद करना जरूरी है ताकि मुसलमान को यह समझ। ठीक है सर, मैं टेक्निकली 1 सेकंड में आपको पूरा करूं। देखिए, मैं माइनॉरिटी को लेके ये कह दूं कि डरने और घबराने की क्यों जरूरत है आपको आन पड़ी। आप देखिए कि आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा बजट पिछली सरकार ने 5000 करोड़ का दिया, आपके वेलफेयर के लिए दिया, ये काबिल तारीफ कदम था सर। मेरे पास वक्त की कमी है। नई रोशनी में क्या था, नई रोशनी में, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। यासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विशाल मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।